नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के जो 30 प्रश्न हैं साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों, आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। जो रीट परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित होगी, उसमें इस तरह के प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। ये एक मनोविज्ञान ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसमें से जो 30 प्रश्न है वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं, यानी आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिसमताओ परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी अभिसमताओ परीक्षण का जो उपयोग है ना वो कहाँ पर किया जाता है। पहला है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भविष्यवाणी करने में व्यक्ति का किसी कौशल में कैसा प्रदर्शन करेगा, या बुद्धि के मापन में, या किसी परीक्षण को हल करने से पूर्व व्यक्ति ने कितना सीखा है, या व्यक्ति के सृजनात्मक योग्यता का मापन करने में। यानी अभिक्षमता जो परीक्षण है उसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि ये भविष्यवाणी करने में भी व्यक्ति किसी कौशल में कैसा प्रदर्शन करेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर, टंकण कार्य या कंप्यूटर, किसी भी टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, ये किस सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप जब रेगुलर प्रयास नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो ये किस सिद्धांत पर डिपेंड है। तो यहाँ पर ये पावलाव के सिद्धांत, यानी पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार है क्या, ये इसके अनुसार नहीं है, या स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार है, या कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार है। तो यहाँ पर ये तीन सिद्धांत हमारे हो चुके हैं। अगला है यहाँ पर हमारा थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। अगर आप किसी क्योंकि थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें एक अभ्यास का नियम है। ठीक है, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो इसका जो दे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रयास और भूल का सिद्धांत, उस पर यहाँ पर ये बिल्कुल सही उतरेगा। अगला हमारा सवाल है, तीसरा सवाल है यहाँ पर, ये देखो थार्नडाइक का आ चुका सवाल। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों में नहीं है। तो थार्नडाइक ने तीन तो मुख्य नियम देते, ठीक है, तीन तो मुख्य नियम थे, और 5 इन्होंने क्या कर दिए, गौण नियम थे। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, थार्नडाइक का अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम भी होता है, और प्रभाव का नियम, ये तीनों मुख्य नियम होते हैं। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि का नियम इसमें नहीं होता, ये थार्नडाइक ने यहाँ पर नहीं दिया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है सवाल, सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना, वो किसकी देन है। यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किन लोगों ने दिया है। संरचनावादियों ने दिया है, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, मनोविश्लेषणवादियों ने दिया है, या व्यवहारवादियों ने दिया है। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, जिसमें एक मैक्स वर्दिमर आते हैं, कोहलर आते हैं, और कॉफका, ये तीन लोगों ने मिलकर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। और इसमें जो प्रयोग किया है, इन्होंने एक बंदर पे प्रयोग किया था। ठीक है साथियों, और उस बंदर का जो नाम है साथियों, वो सुल्तान था। यानी उन पे यहाँ पर बात क्या है, और ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये समझ पर आधारित है, यानी इस पे समझ की बात यहाँ पे की जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पावलाव ने एक सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है, यानी भोजन को उन्होंने किस भाषा के अंदर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, या अनानुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पर जो पावलाव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया है, जो उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, उसमें भोजन को जो कहा है ना, उसको अनानुबंधित उद्दीपक कहा है। अनानुबंधित उद्दीपक नाम उन्होंने भोजन को दिया था। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है, 6 नंबर जो सवाल है साथियों, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में बिल्कुल यहाँ किया जा सकता है। शिक्षण विधियों के चयन में यहाँ भी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। छात्रों को अभिभरित करने में यहाँ भी प्रयोग करते हैं। पशुओं पर प्रयोग करने में, ये वाला शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। तो आपका जो दे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो 7वां सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है। यानी निकट दूर का जो सिद्धांत है विकास के बारे में, जो विकास के बारे में निकट दूर का जो सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है। केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, या नीचे से ऊपर की ओर। तो निकट दूर का मतलब होता है केंद्र से सिरों की ओर, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निकट और दूर सिद्धांत में विकास को केंद्र से सिरों की ओर यहाँ पर कहा गया है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। 8वां सवाल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख मार्ग कौन से होते हैं। यानी शिक्षण में जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं उस वक्त जो प्रमुख कार्य कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा उत्तर बताना चाहूंगा साथियों, उसमें उपचार रहता है, प्रगतिपरक रहता है, और शिक्षण में सुधार रहता है। दूसरा ऑप्शन है, ये मूल्यांकन के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला जवाब आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देखो, यहीं पे आप देख सकते हैं, लिखा है साथियों, मूल्यांकन में आवश्यकता होती है। मूल्यांकन में किसकी आवश्यकता होती है। तो आप सभी को बता दें कि यथार्थता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है।
निश्चित विचार की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, स्पष्ट विचार की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यानी इसमें सारा ही कथन क्या है, सही है। यानी मूल्यांकन में इन तीनों ही चीजों की क्या है, आवश्यकता यहां पर रहती है। अगला सवाल है, शिक्षण में एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति क्या करता है, किसको सम्मिलित करता है? केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी और शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक और माता को, विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम को। तो शिक्षण की प्रक्रिया में तो विद्यार्थी भी होता है, शिक्षक भी होता है और पाठ्यक्रम भी रहता है। हमने जो दे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ये शिक्षण की प्रक्रिया में ये तीनों चीजें क्या होती है, सम्मिलित होता है, तभी आपका शिक्षक अधिगम अच्छी तरह से होगा, यानी शैक्षिक अधिगम होगा। अगला सवाल है साथियों, इसमें शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से होते हैं? यानी शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा साथियों। इसमें सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसके बाद मूल्यांकन होता है और उसमें पाठ्यक्रम होता है। ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो आपका सही जवाब है इसमें बिल्कुल आपका सही बैठेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा 12वां सवाल है, उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें, यानी उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें क्या होता है? तो मैं इसमें भी आपको बिल्कुल सीधा सा जवाब बताऊंगा साथियों। शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, ये बिल्कुल सही रहेगा। शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है, नहीं। शिक्षण छात्रों को नवीन सूचनाएं देने का तो किया जाता है, नहीं। और यहां पर इसका पहला ही जवाब बिल्कुल सही रहेगा कि उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसका बिल्कुल पहले वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों मनोविज्ञान में इस तरह के जो प्रश्न आएंगे थोड़ा सा आपको समझ के इनके जवाब देने पड़ेंगे। अगला 13वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? यानी किसी भी क्लास में अगर आप प्रभावी शिक्षण करवाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या उपयोगी यहां पर रहने वाला है? देखो, शिक्षक की प्रभावशीलता, भाषाविद शिक्षक, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग या अच्छा शिक्षक। तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग यहां पर करना होगा। तो यहाँ पे से ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 14वां सवाल है हमारा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आपके स्कूल का कोई प्रधानाध्यापक है, अगर वो गलत निर्णय ले लेता है तो शिक्षक को क्या करना होगा? तो यहां पर देखो हम देखेंगे उस निर्णय के अनुसार चुपचाप कार्य करेंगे, शिक्षक को अवकाश लेकर बैठ जाना चाहिए, शिक्षक को समय देखकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक को कह देनी चाहिए। तो इसमें यही जवाब है आपका। देखो कौन सा जवाब है, हम थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करेंगे साथियों। एक ऑप्शन और है इसमें, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर हम यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, ये देखो। तो यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ये सही ऑप्शन है बिल्कुल, कि शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक को कह देनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि, 15वां नंबर सवाल है कि विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे, छात्र शिक्षकों का आदर करेंगे, इसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, या कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसका पहला ही जवाब बिल्कुल सही रहेगा कि छात्र शिक्षकों का अनुसरण करके समय पर आना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से शिक्षकों को भी स्कूल में समय पर ही आना चाहिए। 16वां सवाल है हमारा यहाँ पर, किसी विषय वस्तु के प्रगति सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार की प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं। क्यों कहते हैं? किस विषय वस्तु के प्रति, ठीक है, आपको विषय वस्तु बतानी है कि किस विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक जो व्यवहार है उस प्रक्रिया को हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपका देखो लिखा है, ये परिभाषा अभिवृद्धि की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यार पहला ही ऑप्शन है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा, ये अभिवृद्धि की परिभाषा है। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पर 2 ऑप्शन पीछे रहेंगे साथियों, हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यानी बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका पहला ही जवाब, दूसरा जवाब बिल्कुल सही रहेगा कि अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़े से आपको समझ के जवाब देने होंगे साथियों, आपका प्रश्न जरूर सही होगा। आपकी कक्षा में चोरियां बहुत होती है तो आप क्या करेंगे? यानी आपकी कक्षा में चोरियां बहुत होती है तो आप क्या करेंगे? तो इसमें देखो आप, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, छात्रों की मीटिंग करके इसे रोकने की योजना आप बनाएंगे। ये कार्य आपको करना होगा। अगला सवाल है हमारा 19वां सवाल है, लिखा है आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक है क्योंकि, यानी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक है तो इसमें कौन सा रहेगा? अध्यापक अंक देने में मनमानी नहीं कर सकता, मूल्यांकन निष्पक्ष होता है, कम मेहनत करनी पड़ती है, या आजकल इसका ही प्रचार है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है? मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। ये आपका बे ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 20वां सवाल है, थोड़ा सा स्क्रीन में नीचे भी रहेंगे 2 ऑप्शन, तो हम थोड़ी देर बाद में बता देंगे आपको ऑप्शन। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अच्छे शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक की अच्छी संप्रेषण कला के साथ साथ अपने विषय वस्तु का ज्ञान भी होना आवश्यक है। यानी एक अच्छे शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक को क्या होगा?
अच्छी संप्रेषण कला के साथ, यानी बोलने की अच्छी कला के साथ साथ विषय वस्तु का भी क्या उनका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो क्यों, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विषय वस्तु और संप्रेषण दोनों ही इसमें आवश्यक रहते हैं, तभी आपका अच्छा शिक्षण कार्य होगा। 21वां सवाल है हमारा यहाँ पर, बालक के व्यक्तित्व विकास में अनेक संस्थानिक घटक काम करते हैं। बालक के व्यक्तित्व विकास में अनेक संस्थानिक घटक के क्या करते हैं, काम करते हैं, फिर भी अध्यापक संप्रेषणता को नगण्य नहीं माना जा सकता है, यानी अध्यापक संप्रेषणता को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसमें पहला ही ऑप्शन शायद रहेगा कि अध्यापक की संप्रेषणता अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो आपका पहला ही जवाब बिल्कुल इसमें सही रहेगा। 22वां सवाल है हमारा, अध्यापक की संप्रेषणता पाठ विशेष के उद्देश्यों के साथ जुड़ी रहती है, यानी कोई भी अध्यापक है उसकी संप्रेषणता होती है वो पाठ विशेष के उद्देश्यों के साथ क्या होती है, जुड़ी रहती है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आपका सही जवाब रहेगा ए ऑप्शन रहेगा साथियों, ये कथन वास्तविक स्थिति से हमेशा क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 23वां सवाल है हमारा, शैक्षिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं करते हैं, यानी शैक्षिक उद्देश्य इनमें से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में से क्या नहीं करते हैं। तो देखो, शैक्षिक प्रक्रिया की दिशा प्रदान करते हैं, मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं, या सीखने वाले की दिशा प्रदान करते हैं, या शिक्षकों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हैं। तो ये वाला काम है ना वो इसमें नहीं होगा, यानी शैक्षिक उद्देश्य में नहीं रहेगा। बाकी तीनों ऑप्शन है वो शैक्षिक उद्देश्य में कार्य करते हैं। तो शिक्षक की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में शैक्षिक उद्देश्य का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अगला सवाल है हमें 24वां सवाल है साथियों, लिंकट की अभिवर्ती मापनी है। जो लिंकट की जो अभिवर्ती मापनी है वो कैसी है, आभासी समांतर अंतराल, समकालिक निर्धारण मापनी, या सामाजिक दूरी, या संचयी मापनी। तो जो लिंकट है उसकी अभिवर्ती मापनी कौन सी यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहता है साथियों सामाजिक दूरी। ये लिंकट की अभिवर्ती मापनी है, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे लिखा है, अभयमुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है। जो अभयमुखी व्यक्तित्व होता है उसकी क्या विशेषता हमारी रहती है, इनका मुख उभरा रहता है, नहीं, इसका मुख ऊपर की ओर उठा होता है, नहीं, इनके स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल सही रहेगा। यानी अभयमुखी जो व्यक्तित्व होता है उसमें दोनों ही गुण होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के दोनों ही गुण होते हैं। अगला सवाल है हमारा, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, यानी कोई बच्चा हकलाता है उसका मनोवैज्ञानिक क्या कारण होगा, घर और विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह, या त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। तो हकलाने का जो मनोवैज्ञानिक कारण हम मान सकते हैं साथियों, तो पहला ऑप्शन रहेगा घर और विद्यालय का जो तनावपूर्ण वातावरण होता है, यही मेन इसका मनोवैज्ञानिक कारण रहता है। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, प्रतिभाशाली गुण है वो किस अवस्था में अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या जन्मजात होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा जो रहेगा साथियों, ये जो गुण है वो जन्मजात ही होते हैं। तो हर बच्चे में जन्मजात इस तरह के गुण मिलते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को हम किस वर्ग में रखेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे, यानी क्या नाम हम इसे देंगे, मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक, या मंद बुद्धि बालक। तो 0 से 25 बुद्धि वाले को हम क्या कहेंगे, जड़ बालक की श्रेणी में रखेंगे। तो आपका बे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर 29 नंबर सवाल है साथियों, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है जो अपने अस्तित्व को क्या करता है, भूल जाता है, और दूसरे व्यक्ति के गुणों को या अवगुणों को वो क्या करता है, अनुकरण करता है। तो ये किस तरह की प्रॉब्लम उसकी रहेगी साथियों, तो ये तदात्म्यकरण होगी, यानी अपने गुणों को दूसरों में देखता है, ये तदात्म्यकरण वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है, समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा करके समस्या या निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है। यानी समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी कोई भी समस्या हम दे देते हैं, और छात्र क्या करते हैं, आपस में चर्चा करके समस्या या निष्कर्ष तक क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम निर्मितवाद कहेंगे, यानी दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा 31 नंबर सवाल है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है, तो भूख जो शब्द है वो कैसा है, आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरणा है, या उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो भूख है ना, ये अंतर्नोद श्रेणी में आएगा, आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा, आपको ये जरूर ध्यान रखना है साथियों। 32वां सवाल है, अधिगम सर्वोत्तम कब होता है, यानी अधिगम सबसे ज्यादा कब, कौन सी स्टेज में होता है, बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, या मोटिवेशन होगा। तो अभिवर्ती होगी, तो अभिप्रेरणा जब जहां होगी ना, मोटिवेशन, वहां पर अधिगम है ना वो सबसे ज्यादा यानी सर्वोत्तम रहेगा। 33वां सवाल है हमारा, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, यानी मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है, जॉन डीवी, वॉटसन, हल, या स्किनर। इन चारों में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाकी ये तीनों आपके मनोवैज्ञानिक रहते हैं। 34वां सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है।
यानी आकार बढ़ने से किसका है, अभिवर्ती का, विकास का, परिपक्वता का या उन्नयन का। यानी हमारा आकार अगर बढ़ रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपका अभिवर्ती में आया, यानी वृद्धि के अंदर आता है, ठीक है, ग्रोथ के अंदर।